हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा फोर्थ चैप्टर, जो कृषि चैप्टर है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कृषि के अंदर अंतर्गत हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, इसके बारे में हम देखेंगे। ये चैप्टर क्योंकि बहुत बड़ा है तो इसको हम लोग दो भाग में डिवाइड करके पार्ट वन और पार्ट टू के अंदर पढ़ेंगे। तो पार्ट वन में पहले देखते हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे। तो सबसे पहले है कि आपको कृषि किसे कहते हैं। कृषि क्या है? तो कृषि एक प्राथमिक क्रिया है और कृषि कार्य के तहत हम लोग फसल, फल, सब्जियां, फूल इत्यादि उगाते हैं। प्राथमिक क्षेत्र, क्योंकि ये प्राथमिक क्रियाएं के अंतर्गत आती है कृषि, ये हम आगे भी पढ़ेंगे। तो प्राथमिक क्रियाएं के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं कि कृषि कार्य किया जाता है। कृषि के अंतर्गत कृषि कार्य में क्या क्या आता है, इसमें हम लोग फसल को उगाते हैं। फसल, फूल, फल, फूल, ये सभी चीजें, सब्जियां, ये सभी चीजें क्या है, इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा जो पशु पालन होते हैं वे भी हमारे कृषि के अंतर्गत ही आते हैं। ये भी हमारी कैसी क्रियाएं होती है, ये भी हमारी प्राथमिक क्रियाएं होती हैं। अगला हम लोग देखते हैं कि कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य कारक क्या क्या है। एक फसल उगाने के लिए, कृषि कार्य करने के लिए कौन कौन सी चीजें की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले जो आवश्यकताएं हैं हमारी, वो है क्या, अनुकूल स्थलाकृति होनी चाहिए। जो हमारा स्थल हो वो कृषि के अनुकूल होना चाहिए। दूसरा, जो मिट्टी हो वे भी कृषि के अनुकूल हो, मीन्स उपजाऊ कृषि और उपजाऊ मृदा हो। उपजाऊ मृदा में ही हम लोग क्या है, फसल उगा सकते हैं। अगला है कि जो जलवायु हो वो क्या है, अनुकूल होनी चाहिए। अनुकूल जलवायु होनी चाहिए। ये तीन चीजें आपका इसके अंतर्गत आता है। कृषि क्षेत्र के विविध रूप कौन कौन से हैं, ये सभी कृषि का ही पार्ट है। जैसे एग्रीकल्चर, जिसको हम कृषि कहते हैं, जिसमें मृदा की जुताई, फसल को उगाना, बुआई, ये सभी क्या क्रियाएं हैं, ये सभी कृषि के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा पशुपालन इसी के अंतर्गत आते हैं। तो इसे हम लोग खेती भी कहते हैं। ये हमारा है जो कृषि क्षेत्र में कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो सबसे पहले हम लोग एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ते हैं, जो कृषि क्रियाएं होती हैं, जिसमें मिट्टी की जुताई, फसल के उगाना, ये सभी शामिल होते हैं। दूसरा आता है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर का मतलब क्या होता है, रेशम का उत्पादन। रेशम के उत्पादन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि रेशम की कीटों को वाणिज्यिक पालन करते हैं। इसका जो उत्पादन किया जाता है, जिसमें हम वाणिज्यिक मतलब पैसे के लिए एक बड़े स्तर पर किया जाता है, जिसमें रेशम को तैयार किया जाता है। फिर इससे क्या होता है कि रेशम को तैयार किया जाता है, यह कृषक की आय का पूरक भी हो सकता है। ये आय के लिए किया जाता है। दूसरा हो जाता है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर मीन्स मत्स्य पालन, जिसमें विशेष रूप से तालाब तैयार की जाती है और तालाब और पोखरों में मत्स्य मछलियों को पाला जाता है। विटीकल्चर किसे कहते हैं, द्राक्ष कृषि, जिसमें अंगूर की खेती की जाती है। अंगूर की खेती से संबंधित होता है। अगला आ जाता है आपका पीसी कल्चर के बाद, विटीकल्चर के बाद आपका आ जाता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर किसे कहते हैं, उद्यान कृषि। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है उद्यान कृषि। इसके अंतर्गत हम लोग जो फल फूल, मेन जो खाद्य फसलें होती है वो इसमें नहीं उगाई जाती है। मुख्य खाद्य फसल इसमें नहीं उगाई जाती है, नहीं उगाई जाती है। इसके अंतर्गत हम लोग क्या देखते हैं, इसके अंतर्गत फल, सब्जी, फूल इत्यादि चीजों को उगाया जाता है। एपीकल्चर किसे कहते हैं, एपीकल्चर का मतलब होता है मधुमक्खी का जो पालन किया जाता है वो एपीकल्चर से जुड़ा होता है।
अब अगला देते हैं कि कृषि तंत्र क्या है। कृषि तंत्र, कृषि तंत्र का मतलब, तंत्र का मतलब होता है पूरी व्यवस्था। कृषि करने की जो पूरी व्यवस्था है, पूरी व्यवस्था के बारे में हम पढ़ते हैं। तो कृषि के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें चाहिए, तो एक इसमें जो मुख्य निवेश हम लोग करते हैं एक कृषि को करने के लिए, क्या क्या चीज चाहिए, तो कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में समझा जाता है। इसके अंतर्गत हम लोग जो मुख्यतः निवेश करते हैं, तो इसके लिए कृषि के लिए बीज चाहिए, बीज का निवेश किया जाता है, उर्वरक, मशीन, मशीनरी का भी यूज किया जाता है, और श्रमिक, ये सभी चीजों की जरूरत पड़ती है। और ये सब मिलकर एक तंत्र का निर्माण करती है, एक सिस्टम का निर्माण करती है, जिसको हम कृषि तंत्र कहते हैं। तो अगला हम देखेंगे कि जैविक कृषि किसे कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है कि जैविक कृषि किसे कहते हैं। जैविक का मतलब हो जाता है ऑर्गेनिक, इसको इंग्लिश में ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो रासायनिक खादें होती हैं, जो केमिकल्स होते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। उसके जगह पर जैविक जो खाद होती है, जीव जंतु से जो तैयार की जाती है उनके अवशिष्टों से, उसका इस्तेमाल किया जाता है। और प्राकृतिक कीटनाशक का उपयोग किया जाता है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई अनुवांशिक रूपांतरण नहीं किया जाता है, जो भी जेनेटिक ये सब होता है ना, और वो इस्तेमाल नहीं किया जाता है। हाइब्रिड तरीके से जो आजकल के जो भी फसल उगाई जाती है, उसका इस्तेमाल यहाँ पे नहीं किया जाता है। पूरी तरह से प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, जो भी जैविक खाद होते हैं उसी का इस्तेमाल किया जाता है। उसके इस्तेमाल से फसलों को उगाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, जैविक कृषि कहते हैं। पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में तीन प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। कच्चे माल से, कच्चे माल से, कच्चे माल से तैयार माल तक, कच्चे माल से तैयार माल तक में कितने प्रक्रियाएं, तीन, तीन आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। क्रियाएं शामिल होती हैं। कौन कौन सी है, एक हो जाता है प्राथमिक क्रियाएं, प्राथमिक क्रियाएं, इसके अंतर्गत हम लोग क्या कहते हैं कि जो भी कच्ची वस्तुएं हैं, जो कच्चा माल होता है, कच्चा माल को उत्पादन किया जाता है, कच्चा माल उत्पादन किया जाता है इसमें। इसके अंतर्गत कौन कौन से चीजें आती हैं, तो जो प्राथमिक क्रियाएं होती है, इसके अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संपर्क प्राकृतिक संसाधनों से होता है, संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से होता है। जिसमें प्राथमिक क्रियाएं में हमारा कृषि आता है, मत्स्य मतलब मछली पालन, मछली पालन और संग्रहण इनके उदाहरण होते हैं। तो हम इसमें क्या देखते हैं कि मुख्यतः जो कच्चा माल उगाया जाता है प्रकृति में, प्राकृतिक अवस्था में जो चीजें होती हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक क्रियाएं के अंतर्गत लाते हैं। जैसे कृषि के से क्या होता है, फसल उगाते हैं, फसल प्राप्त होता है, जिसमें बहुत सारी चीजें होती है। आपका खाद्य फसल होता है, पेय फसलें होती है, ये सभी उगाई जाती है। इसका अब दूसरी क्रियाओं के अंतर्गत हम लोग, दूसरी क्रिया किसे कहते हैं, ये प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आ जाता है, जो पूरी तरह से रॉ मटेरियल होता है, जो अभी कच्चे कच्चे रूप में होता है। दूसरी क्रियाएं जो होती है, वे इन संसाधनों का, जो प्राकृतिक संसाधन होती है, उनका प्रसंस्करण से संबंधित होता है। अब उसको एक उत्पादन का रूप दिया जाता है। जो जो प्राकृतिक उत्पाद होता है, जो कच्चा माल होता है,
कच्चे माल को अब क्या किया जाता है, उद्योग, इसको औद्योगिक औद्योगिक क्रियाएं भी होती हैं, औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। क्योंकि इसमें अब क्या है ना कि जो भी कच्चे माल होते हैं उसको अब प्रसंस्करण किया जाता है, उसका फिर से उसको तैयार किया जाता है, यहाँ पर सेकेंड स्टेज में उसको तैयार किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल से समझे तो एग्जाम्पल से देखें तो जो कच्चा माल है, जैसे गेहूं, गेहूं जो प्राथमिक क्षेत्र में उगाया गया था, उससे क्या होता है, आटा तैयार होता है। दूसरे स्टेज में, ये प्राथमिक स्टेज है, पहला स्टेज है। दूसरे स्टेज में क्या होता है, उस आटे का ब्रेड बनाया जाता है, ब्रेड, बिस्किट, बिस्किट बिस्किट तैयार किया जाता है। इसके लिए क्या है, इन चीजों के लिए उद्योग की जरूरत होती है, उद्योग के अंतर्गत उसको तैयार किया जाता है। तो अब ये क्या है, पूरी तरह से पैकेजिंग होके ये तैयार हो गया। अब जो तीसरा सेक्टर आता है, इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं, जैसे प्राथमिक क्षेत्र में हमारे जो संसाधन होता है, खनिज संसाधन भी होता है जो प्राथमिक क्षेत्र से हमें प्राप्त होता है। खनिज जो होती है, जो कच्चे रूप में होते हैं, उसको दूसरे सेक्टर में, सेकेंड सेक्टर में क्या किया जाता है, इस्पात बनाया जाता है उससे। विनिर्माण का कार्य मुख्यतः उद्योग और विनिर्माण का कार्य इस क्षेत्र में होता है। इसमें तीसरे क्षेत्र में हमारा क्या है, तीसरी क्रियाएं क्या होती है, तो तृतीय क्षेत्र में तृतीय क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों को सेवा कार्य का सहयोग प्रदान करती है। इस सेक्टर में मेनली क्या होता है कि जो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र से जो भी चीजें तैयार की गई है, उनको अब एक सेवा प्रदान करने का कार्य किया जाता है। थर्ड सेक्टर सेवा सेक्टर कहलाता है, सर्विस सेक्टर कहलाता है, सेवा क्षेत्र होता है। ये दोनों ही, पहला और दूसरा, ये दोनों ही को सेवा देते हैं, सहयोग का प्रदान करती है। जैसे जो भी तैयार उद्योग से जो भी तैयार चीजें हैं, माल है, उसको अब सेवा के रूप में यातायात के थ्रू अलग अलग जगहों पर पहुंचाया जाता है, उसका व्यापार किया जाता है। बैंकिंग, बीमा, ये सभी क्या है, जो भी प्रोडक्ट तैयार किया गया है, जो भी उत्पादन तैयार हुआ है, उसका विज्ञापन इस क्षेत्र में इसका मुख्य कार्य होता है। तो ये मेनली तीन सेक्टर है आपका। अब इसमें हम लोग देखेंगे क्या, इसमें हम अगर देखें तो जनसंख्या के हिसाब से इस क्षेत्र में, अगर जनसंख्या के हिसाब से देखें तो जो प्राथमिक क्षेत्र होता है, जो आपका प्राथमिक क्षेत्र है, उसमें कितने प्रतिशत लोग लगे हुए हैं, ये सेक्टर है हमारा, थ्री सेक्टर है ना। ये प्रथम है प्राथमिक सेक्टर, ये द्वितीय, ये तृतीय, तृतीय क्षेत्र, ये आपका तीन सेक्टर है। इसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या के हिसाब से देखें तो इसमें लोग कितने प्रतिशत लोग लगे हुए हैं, जनसंख्या के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से इसमें आपका 55 से 60% लोग इसमें काम करते हैं। द्वितीय क्षेत्र में आपका 20 से 25% लोग ही केवल द्वितीय क्षेत्र में लगे हुए हैं। और तृतीय क्षेत्र में आपका 15 से 18% है, 15 से 18% आपका तीसरे क्षेत्र में है। अगर देखा जाए तो जीडीपी के हिसाब से, अगर देखें जीडीपी के हिसाब से, ये तीनों क्षेत्र में सबसे ज्यादा इनकम देने वाला क्षेत्र कौन सा है, तो जो आपका प्राथमिक क्षेत्र है, उसमें केवल 15 से 20% का ही इनकम होता है, 15 से 20। द्वितीय क्षेत्र में अगर देखें तो आपका जीडीपी कितना होता है, ये आपका
20 से 25, 20 से 25% ही ये आपका जीडीपी में सहयोग देता है। और तृतीय जो क्षेत्र है वो यहाँ पे आपका 60 to 65। तो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा क्षेत्र आपका प्राथमिक क्षेत्र है। द्वितीय क्षेत्र में 25% लोग कार्य करते हैं और तृतीय क्षेत्र में 15 से 18%। लेकिन अगर जीडीपी में सहयोग देखा जाए तो प्राथमिक सेक्टर से हमें केवल 15 से 20% ही जीडीपी में मदद मिलता है, दूसरे क्षेत्र में 20 से 25। और सबसे ज्यादा इनकम आपको जीडीपी में आपका 60 to 65% आता है आपके तृतीय क्षेत्र से। तो इस तरह से अगर देखा जाए जनसंख्या के हिसाब से तो इसको प्राथमिक क्षेत्र, इसको कृषि प्रधान देश कहा जाता है। जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो इसको कृषि प्रधान देश कहा जाता है। और जीडीपी के हिसाब से देखा जाए, जीडीपी के हिसाब से इसको सेवा क्षेत्र कहा जाता है, सेवा प्रधान क्षेत्र। ये आपके जनरल नॉलेज के लिए है। जीडीपी के हिसाब से देश में सबसे ज्यादा क्षेत्र कौन सा है, सबसे ज्यादा कौन सा जीडीपी सबसे ज्यादा देने वाला कौन सा क्षेत्र है, तो वो आपका सेवा प्रधान क्षेत्र है, आपका तृतीय क्षेत्र है। तो इस तरह से ये हम लोग समझ लिए ये तीनों क्षेत्र के बारे में। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग कृषि के प्रकार को देखेंगे। तो कृषि के प्रकार कितने हैं, तो मेन दो है, एक निर्वाह कृषि, दूसरा आपका हो जाता है वाणिज्यिक कृषि। तो निर्वाह कृषि का मतलब ही होता है जिससे भरण पोषण, निर्वाह का मतलब क्या होता है, भरण पोषण, भरण पोषण। इस निर्वाह कृषि को भी दो भागों में बांटा गया है। एक हो गया है आपका गहन कृषि, गहन निर्वाह कृषि, दूसरा हो जाता है आदिम निर्वाह कृषि। इस आदिम निर्वाह कृषि दो भागों में बंटता है। ये पहला हो जाता है आपका स्थानांतरित कृषि और दूसरा हो जाता है चलवासी कृषि। इधर अगर दूसरे पार्ट में देखें वाणिज्यिक कृषि को, तो ये तीन भाग में डिवाइड है, आपका वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि। अब एक एक करके इन सभी कृषि के प्रकारों को हम लोग देखते हैं और उसको अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले आता है निर्वाह कृषि किसे कहते हैं। निर्वाह का मतलब हो जाता है जो अपनी आवश्यकताओं को, ऐसी कृषि जिसे कृषक जो है अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है। इसके लिए पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और व्यापारिक पारिवारिक श्रम का ही उपयोग किया जाता है। इसमें क्या है कि एक क्षेत्र पर परिवार के लोग मिलके ही, परिवार के लोग के द्वारा कम उपज पैदा किया जाता है, कम उपज पैदा किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पे श्रम क्या है, पारिवारिक श्रम है। यहाँ श्रम के हिसाब से पारिवारिक श्रम, प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल नहीं होता है, मतलब मशीनों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसमें ज्यादा पूंजी भी नहीं लगता है, कम पूंजी भी लगता है, कम पूंजी से किया जाता है। इसका मेन उद्देश्य ही है केवल अपने परिवारों के भरण पोषण के लिए, इसका उद्देश्य व्यापार के लिए नहीं है, के लिए नहीं होता है। अब गहन कृषि, अब इसके दो पार्ट होते हैं, दो पार्ट हैं। पहला हो जाता है गहन निर्वाह कृषि। इसमें क्या होता है कि किसान एक छोटे से भूखंड पर साधारण औजार और अधिक श्रम से खेती करते हैं। छोटे छोटे क्षेत्र में ज्यादा लोग मिलके, ज्यादा किसान मिलके, ज्यादा किसान द्वारा कम भूमि पे अधिक श्रम से कृषि की जाती है, कम क्षेत्र से ज्यादा उपज करने के लिए। क्षेत्र भूखंड छोटा होता है, छोटा भूखंड, उस पे पैदावार क्या होता है, ज्यादा उपज करने के लिए।
अब वो जो परिवार के लोग होते थे, अब क्या है, वो अपना निर्वाह करने के लिए कुछ अनाजों को बेचना चाहते थे। इसके लिए क्या है कि उस छोटे से जमीन पर ज्यादा मेहनत करके ज्यादा फसल उगाना चाहते हैं। इसके अंदर किसके अंदर होता है ये, गहन निर्वाह कृषि के अंदर। अब आदिम निर्वाह कृषि क्या होता है, तो यह एक प्रकार का परंपरागत रूप का कृषि होता है। ये पुराने तरीके से किया गया कृषि होता है। इसमें आदिम निर्वाह कृषि को भी दो भागों में बांटा गया है, एक स्थानांतरित कृषि और एक चलवासी पशुचारक कृषि, इसको शामिल किया गया। तो सबसे पहला हम देखते हैं स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं। स्थानांतरित कृषि का मतलब जो समय समय पर अपने स्थान को बदल के कृषि कार्य करते हैं। वो परमानेंट एक जगह पे रह के अपना कृषि नहीं करते हैं, अपने फसल को नहीं उगाते हैं। वो कुछ कुछ समय पे जगह को बदल बदल के कृषि कार्य करते हैं। तो ये क्यों करते हैं, तो इसका मेन रीजन होता है कि ये लोग कैसे, ये कृषि का तरीका कैसा होता है। तो इसमें कृषि कृषि के तहत जो वृक्ष होते हैं, वो वनों का जो क्षेत्र होता है उसको काट के, वृक्षों को काट के फिर उसको जलाया जाता है। फिर जलाकर उस पूरे एरिया को साफ किया जाता है, भूखंड को साफ किया जाता है। ये जो जला हुआ लकड़ी होता है, वृक्ष, उससे जो राख मिलता है, उस राख के जले हुए पार्ट, जो राख कहलाता है, उसको मृदा में मिलाकर उसकी उपजाऊता, उर्वरकता को बढ़ाया जाता है। और भूमि की उर्वरकता जैसे जैसे समाप्त होती चली जाती है, कुछ टाइम के लगातार ये जगह उर्वरक हो गया है, अब यहाँ पे फसल उगाना उन लोग के लिए सुविधाजनक हो गया। वहां पे फसल उगाते उगाते क्या होता है, कुछ समय बाद वो जो भूमि होती है वो फिर से अनउपजाऊ हो जाती है। जब वो भूमि अनउपजाऊ हो जाती है, तो वो उस जगह को छोड़ के दूसरे जगह पे चले जाते हैं। कृषक अब क्या कहते हैं, अब नए भूखंड का तलाश करते हैं, एक नई भूमि की तलाश करते हैं। इसलिए हम कहते हैं क्या, कि ये जो कृषक होते हैं वे एक स्थान पर न रह के समय समय पर अपना स्थान बदलते हैं। यह कृषि विश्व में अगर देखा जाए तो किन किन क्षेत्रों में होता है, तो आपका अमेजन बेसिन, उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया में किया जाता है, और उत्तर पूर्वी भारत में भी। उत्तर पूर्वी भारत में देखें तो इस तरह की कृषि अभी भी की जाती है। दूसरा जो है आपका ये स्थानांतरित कृषि को एक और नाम से जाना जाता है, इसको कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से जाना जाता है। कर्तन और दहन कृषि का मतलब क्या हुआ, कि उस जगह को काट, मतलब कर्तन में काट कर, पेड़ों को काट कर उसका दहन करके कृषि जो किया जाता है उसको कहा जाता है। तो कृषि का ये, इसी के नाम से भी इसको स्थानांतरित कृषि को जाना जाता है। स्थानांतरित कृषि को कहते हैं। स्थानांतरित जो कृषि होती है वो विश्व के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नामों से भी जानी जाती है। इनका एक नाम झूमिंग कृषि होता है। ये कहाँ कही जाती है, तो वो उत्तर पूर्वी भारत में इसको झूमिंग कृषि कहा जाता है। मिल्पा कहाँ कहा जाता है, तो ये आपका मैक्सिको में इस कृषि को मिल्पा कृषि कहा जाता है। रोका ब्राजील में कहा जाता है, लदांग मलेशिया में कहा जाता है। अगला जो आता है वो है आपका, इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है कि चलवासी पशुचारक। ये इसका दूसरा प्रकार है। इस प्रकार की कृषि में क्या होता है कि जो पशु चारक लोग होते हैं अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से घूमते हैं। इसमें क्या था, स्थानांतरित कृषि में क्या था कि कृषि के लिए वे एक भूखंड को साफ करते हैं, पेड़ों को काटकर उस भूमि को साफ करते हैं, फिर वहां पे कृषि करते हैं। जब वो भूमि अनउपजाऊ हो जाती है तो उस जगह को छोड़ के वे दूसरे स्थान को फिर से उसी प्रोसेस से, मतलब पेड़ों को काट के जला के उसको, उस भूखंड को खाली करते हैं, फिर वहां पे कृषि करते हैं। लेकिन चलवासी पशुचारक में क्या होता है, जो वो कृषक होते हैं उनके पास पशुपालन भी, पशु भी रहते हैं। और उस पशु के चारे के लिए वे लोग क्या कहते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे घूमते रहते हैं, चारों की, उनके भोजन की तलाश में, उनके चारों की तलाश में और पानी की तलाश में वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक निश्चित मार्ग से घूमते रहते हैं। तो ये क्या कहलाता है, ये चलवासी पशुचारा कहलाता है। यह कृषि सहारा कहाँ कहाँ की जाती है, तो ये सहारा के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में
और शुष्क प्रदेशों में किए जाते हैं, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों में भी प्रचलित है। ये मेनली आप देखेंगे तो जो पशु चारक होते हैं वे रेगिस्तान वाले जो भाग होते हैं वहां पे ये लोग क्या है, वहां पे इनके पशु को पालने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ता है, चारों की तलाश में, पानी की तलाश में। वहां पे उनके अनुकूल जब जैसे ही जगह नहीं मिलता है तो वे जगह चेंज कर करके अपने पशु के को पालने के लिए घूमते रहते हैं। तो ये आपका हो जाता है, कृषि चैप्टर का पहला पार्ट कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, दूसरे पार्ट में हम लोग कृषि को कंप्लीट करेंगे। ये क्योंकि लंबा चैप्टर है तो एक वीडियो के अंदर हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो इतने पार्ट को आप अच्छे से समझ लीजिए। एक बार ये पूरे नोट्स को आप लोग खुद से रीड कीजिए, और ये इसमें आपका सारा पॉइंट दिया हुआ है एनसीईआरटी का, तो ये अच्छे से एक बार आप लोग खुद से पढ़ के समझ सकते हैं। चलिए, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ले लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।